स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर 2 ट्रीटमेंट सीखे हैं। हम लोगों ने ट्रीटमेंट सीखा है पहला ड्राइंग्स के ऊपर, ड्राइंग टेकन बाय द प्रोप्राइटर ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़ एंड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था क्या बेटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज़ फ्री सैंपलिंग, जैसे कि हमने लॉस बाय फायर पढ़ा था, तो हमने इन सब के ऊपर ट्रीटमेंट पढ़े थे। अब इन सब ट्रीटमेंट के पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं आज हम। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और साथ में बोला गया ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट, ये सभी आपको प्रिपेयर करनी है। 2017 आपको दे रखा है, यहाँ पे ईयर एंडिंग है। ओके सर। अब हमारे पास डेबिट बैलेंसेस कौन-कौन से गिवन है, एक बार जरा देखते हैं। सैलरीज गिवन है, बीआर गिवन है, इन्वेस्टमेंट होगी, फर्नीचर हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, आपको परचेजेस गिवन है 3 लाख रुपीस की, डेटर्स गिवन है, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको ध्यान देना बेटा। इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे पहले फोकस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको कितने रुपए का? ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 4000 रुपीज का, ये आपके लिए खर्चा है। इसको हमें पता है कि ये खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। बट यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्रेडिट साइड पे आपको एक लोन दे रखा है जिसपे डेट मेंशन कर रखी है और साथ में 10% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया था जिस पर 10% का ब्याज बनता है, तो ये बनता है पूरे साल भर का 10,000 रुपीज। कितना बनता है? 10,000 रुपीज। लेकिन आपने लोन लिया कब था? 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 5,000 रुपीज। कितना बनता है? 5,000 रुपए। इस हिसाब से देखिए हम लोग, तो आपने इंटरेस्ट कितना पे कर चुके हो? आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो 4,000 का। कितना पे कर चुके हो आप इंटरेस्ट? 4,000 रुपए का। तो 1000 का इंटरेस्ट अभी भी क्या है? ड्यू है। 1000 का इंटरेस्ट अभी भी क्या है? ड्यू है। इस ड्यू इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? अपने लिए लायबिलिटी शो करेंगे, क्योंकि अभी भी पे करना बाकी है। बनता कितना इंटरेस्ट है? 5,000। आपने कितना पे किया है? 4,000। तो आप 1000 का इंटरेस्ट शो करोगे, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है सर। सर इस पे आप ऐसे करके निशान बना दो, हमें याद रहेगा। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। पता ही है, यहाँ पे वेजेस हो गया आपके पास, डायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट हो गया, बेड रेंट हो गया, कैरेज ऑन ऑन आउटवर्ड हो गया। आपको नेक्स्ट दे रखा है कैश एट बैंक, ये आपको 1 लाख रुपीज। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कभी भी दे रखा हो तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि फर्नीचर ऑलरेडी अपनी रिड्यूस वैल्यू पे होगा। फर्नीचर अपनी रिड्यूस वैल्यू पे होगा। फर्नीचर की वैल्यू कहाँ पे गिवन है बेटा? हमें ये रही। तो फर्नीचर में से हम मान के चलेंगे डेप्रिशिएशन उसने पहले ही माइनस कर रखा है, पहले ही रिड्यूस कर रखा है, तभी यहाँ पे शो किया है। तो फर्नीचर से तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो क्या मैं इसको बैलेंस शीट में शो करूं? नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ प्री पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे हम। ठीक। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। फिर एक्रूड कमीशन दे रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगी, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगी। किस साइड पे? एसेट साइड पे। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए खर्चा है, तो उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में चीजें। पहले सेल्स दे रखी है आपको, कैपिटल हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपके लिए क्या है? ओल्ड प्रोविजन। क्या है बच्चे? ओल्ड प्रोविजन हो गया। डिस्काउंट रिसीव, सेंट्री क्रेडिटर, बीपी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पता है कि बैलेंस शीट में जाती है। वेरी गुड। बेड डेट रिकवर आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। ट्रेडिंग कमीशन, बिजनेस कोई ट्रेडिंग कमीशन, बिजनेस के पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आ रही है कितने रुपए की? 70,000 रुपए की। इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद? अब आपको कुछ यहाँ पे ना एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो पहली एडजस्टमेंट सर हम बताते हैं। ओके सर, ये हमें आती है, हम कर लेंगे। वेरी वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे ट्रेड होगा, एक ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। ठीक है सर। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप उसे फ्री सैंपल के तौर पे सामान को ले गए हो। ठीक है, तो फ्री सैंपल वाला हम लोग टॉपिक पढ़ा था क्या? अगर फ्री सैंपलिंग के तौर पे कुछ भी सामान हम लोग अगर बेचते हैं तो उसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं सर? उसको परचेज में से माइनस करेंगे और पीएनएल में डेबिट साइड पे शो करेंगे एज अ खर्चा, क्योंकि हमने फ्री सैंपलिंग के तौर पे खर्च किए। तो इस फ्री सैंपलिंग को हम लोग एडवर्टीजमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सब। जबकि दूसरी बात देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लेके जा रहे हो अपने साथ। जब गुड्स लेके जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में हम ड्राइंग मानते हैं, ये भी परचेज में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में कैपिटल में से रिड्यूस होगा, या फिर ड्राइंग में ऐड करके तब माइनस कर देंगे। दोनों में से किसी भी एक केस में हम इसको माइनस करेंगे, पर करेंगे कैपिटल में से ही माइनस, क्योंकि ये ड्राइंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है? यस सर। तो जो हमने लास्ट क्लास एडजस्टमेंट पढ़ी थी उसका ट्रीटमेंट आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है सर। पहले एडजस्टमेंट खत्म, दूसरी खत्म, तीसरे में चलते हैं। A credit sales of 20,000 were not recorded in sales book, आपने 20,000 रुपए की सेल तो की थी बट रिकॉर्ड नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर दो। सेल्स में ऐड हो जाएगा और डेटर में। सर डेटर में क्यों ऐड करोगे इसे आप? क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में कि क्रेडिट सेल किया आपने। कौन सेल किया? उधार की सेल की है, और उधार की सेल तो ऐड होती है डेटर्स के अंदर, क्योंकि डेटर को ही तो हम उधार में सामान बेचते हैं और हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो सेल्स में ऐड और डेटर्स में ऐड। ठीक है? ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है 10,000 रुपए का स्टॉक जो बिक तो गया था,
बट इसको नॉट डिलीवर टू कस्टमर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, और ये डिलीवर नहीं हुआ, इसी वजह से मैं इसको दो जगह पे ट्रीट कैसे करने वाला हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से इसको माइनस करूंगा और साथ साथ बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करूंगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमें, 60,000 रुपए, और 60,000 को तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो इसकी डबल एंट्री का कोई सवाल नहीं बनता। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें से इसको पहले ही रिड्यूस करके मैं यहाँ पे चलूंगा, 60,000 में से 10,000 रुपए को माइनस कर दूंगा, 50,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करूंगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। सिंपल है, यस सर। क्या मैंने इसकी भी दो जगह पे एंट्री पास की है? बिल्कुल, क्लोजिंग स्टॉक की हमने दो जगह पे एंट्री पास करते हैं, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। ऐसे ही 10,000 रुपए का स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड कह रहा है, इंक्लूड है 10,000 रुपए का, जो कि डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, वर्क सोल्ड, बिक तो गया था लेकिन क्लोज स्टॉक के अंदर शामिल था, रिकॉर्डेड एज सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, तो उसको सेल के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज स्टॉक में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यस सर। तो एक बार फिर समझाओ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 10,000 विच वर सोल्ड, जो कि बिक चुका था, रिकॉर्डेड एज सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, वो सेल की तरह रिकॉर्ड हो चुका लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो पहुंच जाएगा जब भी पहुंचेगा। तो आपने उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल क्यों कर रखा है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 60,000 में से हम 10,000 रुपए को माइनस कर देंगे, 50,000 रुपए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे, और एज वेल एज उसको हम लोग अपने पास कहां पे शो करने वाले, बैलेंस शीट में भी 50,000 ही शो करेंगे। ठीक सर, 50,000 कहां से आया, 60,000 माइनस 10,000, 60,000 माइनस 10,000, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5% का, कितने का, 5% का आपको यहाँ पे क्रिएट करके चलना है प्रोविजन, 5% का प्रोविजन आपको यहाँ पे क्रिएट करके चलना है, ठीक है, ठीक है सर। एन एडवांस ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट सेल बट was wrongly created was recorded, मैं फिर से पढ़ता हूं, एन एडवांस ऑफ 10,000 अगेंस्ट सेल, ठीक है, वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल। आपने एडवांस में कोई सामान के लिए, मतलब सेल्स के लिए किसी से आपने पैसे रिसीव कर लिए, बट आपने मान लिया कि वो सेल होगी, बट क्या वो सेल है, आप कहोगे नहीं सर ये गलत रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात बताई गई है कि सेल तभी रिकॉर्ड होगी जब आपने एक्चुअल में सेल किया है। और अगर आपको पेमेंट पहले रिसीव हो रही है तो उसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस रिसीव फॉर सेल के नाम से, उसे हम सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एडवांस फॉर सेल्स मान सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग बेटा 11th क्लास में हो, तो फिर इनिशियल स्टेज है, तो शायद आपको ये पॉइंट हजम करने में दिक्कत हो, लेकिन यही पॉइंट है बेटा कि अगर आपको पैसे रिसीव हुए हैं, आपका तो दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि नहीं सर अगर सेल के नाम पे पैसे मिले तो रिकॉर्ड कर लो, बाद में तो सेल होगी होगी, पर अकाउंटिंग इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि हमने क्या पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और उसी प्रिंसिपल को सारे अकाउंटेंट मानते हैं, उसी प्रिंसिपल को सारे अकाउंटेंट मानते हैं। जब सभी एक ही रूल को मानेंगे तो ही हम सबकी अकाउंटिंग आपस में क्या बोल सकते हैं, कंक्लूसिव रिजल्ट की तरह हम पहुंच सकते हैं। लेकिन आप अलग मानो, मैं अपनी तरफ से अलग मानूं, कोई थर्ड पर्सन अपनी तरफ से अलग मानेगा, तो हम सब जब एक दूसरे की अकाउंटिंग को चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो उसमें 101% आपको खामियां मिलेंगी। तो उन सबको हटाने के लिए हम सब एक रूल मानते हैं कि सेल जब हो जाए, एक्चुअल में जब गुड्स आप डिलीवर कर दोगे तो उसको सेल रिकॉर्ड होगी, चाहे वो पैसे रिसीव हो चाहे पैसे रिसीव ना हो। ऐसे यहाँ पे भी है कि जब तक क्वेश्चन में हमें से बताया गया है कि हमने सेल्स के लिए एडवांस पे किया है, सेल्स नहीं किया है, तो हम उसे सेल्स में से माइनस कर देंगे और उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे एज अ लोन के तौर पे, क्योंकि उसने मुझे पैसे तो दे दिए बट मैंने सेल तो की नहीं उसे। और यहाँ पे ये बात मुझे क्या सपने आ रहे हैं, मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसने लोन हमें एडवांस में कुछ चीज दी है, साफ साफ मेंशन किया गया कि एडवांस पे किया गया कस्टमर के थ्रू, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस ऑफ 5,000 रुपीज गिवन अलॉन्ग विद द परचेजेस ऑर्डर वर रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज। आपने सिर्फ और सिर्फ आपको आपने किसी को एडवांस दिया है, जैसे आपने एडवांस लिया था, अब सेम केस आपने परचेज के लिए किया, आपने किसी से परचेज के लिए ऑर्डर दिया है एडवांस में और आपने 5,000 पे किए, आपने उसे डायरेक्टली अभी तक अपने पास क्या ट्रीट कर लिया, आपने उसको ट्रीट कर लिया परचेज हो गई, नहीं। आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, इसको खर्चे के तौर पे ट्रीट करोगे, बट इसको प्रीपेड के नाम पे शो करोगे, क्योंकि स्टॉक अभी तक आपके पास आया नहीं है, स्टॉक आपके पास फिजिकली आया नहीं है। जब तक स्टॉक नहीं आएगा तब तक उसको परचेज भी नहीं मानोगे, परचेज भी आप नहीं मानोगे। सर उसे एडवांस के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल, उसको हम एसेट साइड में एज अ एडवांस के तौर पे शो करेंगे, एडवांस फॉर परचेज, एडवांस फॉर परचेज। तो सर इसका मतलब ये दो पॉइंट आज हमारे लिए बिल्कुल नए होने वाले हैं, यस बिल्कुल शाबाश बेटा, ये दो पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल नए होंगे, ठीक है, यस सर। तो मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आ गई होगी, यस सर, हमें समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं अपने पास इस फॉर्मेट के अंदर सारी चीजों को पुट करते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के हमारे पास फॉर्मेट बने बनाए हैं।
बस इसके अंदर में चीजों को पहले पुट करना है, ठीक है सर। तो पहली चीज सैलरीज दे रखी है। अब सर यहाँ पे पहले ये बताइए कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो पहले हम एडजस्टमेंट के लिए टिक लगा लेते हैं, हमारे पास कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है, ठीक है, जिससे कि बाद में हमसे मिस्टेक ना हो, ठीक है सर। तो जरा ध्यान देना बेटा आप सबका सब। तो पहली एडजस्टमेंट तो क्लोज स्टॉक है, दूसरी है बेटा परचेज पे दो एडजस्टमेंट है, परचेज पे आपकी दो एडजस्टमेंट है। तो परचेज पे मैं डबल टिक लगा लेता हूँ, एक दो, दो टिक लगा लिए क्योंकि इस पे दो एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। सेकंड क्या बेटा इसके बाद, परचेज के बाद सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, परचेज, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड बेटा इसके बाद हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग, तो सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है और डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, सेल्स एंड डेटर, सेल्स और डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो सेल हमने यहाँ कहीं देखी थी, ये रही सेल्स, सेल और डेटर, डेटर कहाँ है बेटा हमारे पास, ये रहा। तो डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक, तो इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इस पे खुद पे ही एडजस्टमेंट है, ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। मेंटेन प्रोविजन, तो मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट एक और है, तो डेटर्स पे टिक लगा लेते हैं फटाफट से, डेटर्स, डेटर्स पे भी डबल टिक लगाते हैं क्योंकि उस पर डबल एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। मेंटेन प्रोविजन भी हो गया, हाँ से हो गया। एडवांस फॉर सेल, फिर सेल पे अगेन एडजस्टमेंट है और परचेज पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, सेल पे भी और परचेज पे भी। तो इसका मतलब इसके परचेजेस में तो तीन एडजस्टमेंट होगी, कितनी होगी, तीन एडजस्टमेंट होगी परचेज में, तीन एडजस्टमेंट्स हैं जिसको मुझे रिकॉर्ड करना है बारी बारी से, एक दो तीन, और साथ ही साथ परचेज में रिकॉर्ड हो गया। अब सेल में भी हमारे पास क्या एक और एडजस्टमेंट है, सेल में भी हमारे पास एक और एडजस्टमेंट है। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, हमारे किसी पॉइंट में कोई एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ डेटर में, परचेज में और सेल में एडजस्टमेंट है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है, यस सर। अब इसी चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। परचेज में एक्चुअल में जो तीन एडजस्टमेंट बताई गई है उसमें से पहली दो तो हमें समझ में आ रही है कि सर ये तो हमने पढ़ी थी कि ड्राइंग, और दूसरी क्या है फ्री सैंपल, जिसको हम एडवर्टीजमेंट नाम से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है सर हमारे पास, पहला काम बेटा जितने भी हेड से पहले इनको लिखना है। आपको सैलरी दे रखी है 1,02,230 रुपए, 1,02,230 रुपए टू सैलरीज, ठीक है सर। नेक्स्ट सैलरी हमारे पास हो गया, यस सर हो गया। फिर हमारे पास बीपी, बी आर बिल रिसीवल 63,770, क्या चीज है, बी आर, बी आर है 63,770, 63,770 रुपीज, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, कितने की, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है, ठीक है, 4 लाख रुपए की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आता है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर फर्नीचर दे रखा है आपको 1,20,000 रुपए का, फर्नीचर कितने का, 1,20,000 रुपए का। तो फर्नीचर को भी यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ये भी हो गया ट्रीट। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है सर, यहाँ पे ट्रीट होगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक 45,000 बाय सेल्स टू परचेज, और ध्यान रखना परचेज पे हमारे पास एडजस्टमेंट है, ठीक, ठीक है सर। परचेज, अब परचेज कितने देर के, 3 लाख की, कितने के, 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख यहाँ लिख देता हूँ मैं। और बाकी जो इसमें एडजस्टमेंट होंगे उन्हें एक एक करके ट्रीट करते हैं, ठीक है। परचेज के बाद है डेटर्स, क्या है हमारे पास डेटर्स, डेटर्स कितने रुपए दे रखे हैं आपको, 2 लाख रुपए की, तो डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, 4,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत इजी है, पीएनएल में डेबिट साइड पे आएगा 9,000 रुपए का।
ठीक है सर। फिर है वेजेस, वेजेस हमें पता है कहाँ पे आएंगी सर, ये तो ट्रेडिंग में आएंगी 46,000 आई थिंक। यस सर 46,000 है, तो 46,000 यहाँ पे शो कर देते हैं वेजेस 46,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं सर। तो हमारे पास डेबिट साइड की चीजें पुट हो चुकी हैं। अब इधर चलते हैं रेंट। तो रेंट कितना गिवन है, 15,200 रुपये। सर रेंट को ही पुट कर देते हैं। रेंट आपके पास रेंट हमारे पास कितने रुपए का बेटा, 15,200 रुपये, 15,200 रुपीज। हमने यहाँ पे रेंट को गलत पुट किया है, एक बार रेंट पहले सही कर लेते हैं। 15,200 रुपीज डन है। यस सर डन है। तो रेंट भी हमारा पुट हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे, बैड डेट्स। बैड डेट दे रखे हैं 12,000 रुपये, कितने के, 12,000 रुपये के बैड डेट्स हैं। तो बैड डेट्स को यहाँ पुट करते हैं 12,000 रुपये। सर यहाँ लिखते हैं हम लोग, यस सर। चलिए ये भी हो गया हमारे पास। फिर बैड डेट के बाद पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कैरेज आउटवर्ड। अब देखो हमने दो पॉइंट पढ़े थे, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड होगा तो भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड होगा तो भी खर्चा है। लेकिन हमने बात की थी एक्सपेंडिचर को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर भी दो तरह के थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है क्योंकि आउटवर्ड है, क्या बेटा ये आउटवर्ड खर्चा है। तो आउटवर्ड खर्चा कितने रुपए का है, 6,000 रुपए का। और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड 6,000 रुपये। ठीक है, यस सर ठीक है। तो 6,000 हमने पुट कर दिया। फिर है कैश एट बैंक 1,00,000 रुपये, कैश एट बैंक 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है 25,000 रुपये, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर। तो डेप्रीशिएशन भी पुट हो गया है। फिर एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कितने तरीके है, 10,000 रुपये की एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन बेटा मान लिया क्या है, एसेट से। कितने रुपए की है सर, इसका बैलेंस है 10,000 रुपये, कितना है, 10,000 रुपीज। ठीक है, यस सर ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना दे रखा है आपको सर, 75,000 रुपीज का है, कितने का, 75,000। तो एडवर्टीजमेंट को हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे 75,000 रुपीज, डन है, यस सर डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हमने डेबिट साइड का कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी है, सबको हमने पुट कर दिया है। ओके। अब हम बात करते हैं पहले सेल्स से, क्रेडिट साइड में। तो सेल्स आपको पता है कितने की है, 6,64,200 रुपीज, 6,64,200 रुपीज, 6,64,200 रुपीज। ये हमारे पास सेल्स पुट हो गई है। ठीक, ठीक है सर। फिर है कैपिटल, 5 लाख रुपए की डायरेक्ट आपको कैपिटल दे रखी है। इसे हम बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं कैपिटल को, 5 लाख। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हमारे लिए कौन सी वाली प्रोविजन है सर, ये हमारे लिए ओल्ड प्रोविजन है। कितने रुपए की वन है, 25,000 रुपए की वन है। इसको कहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 रुपये। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, 10% आपको लोन दे रखा है। तो लोन तो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, बस ये ध्यान रखना इस पे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। ठीक है, यस सर। और इस पे एट द रेट 10%, कितना ब्याज है इस पे, 10% का इंटरेस्ट है। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट क्या हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है कितने रुपए का, 4,000 रुपीज का। सर ये हमारे लिए इनकम है, वेरी गुड। टू नेक्स्ट बेटा क्या, क्रेडिटर्स 93,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद,
क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्या बेटा इसके बाद? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो सर ये तो मान लो लायबिलिटी का पार्ट है। वेरी गुड। 5,000 रुपीज। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? यस। नेक्स्ट बेटा बैड डेट रिकवर दे रखा है 2,000 रुपए का। यह मान ले इनकम है। ठीक है, यस सर। बैड डेट रिकवर भी हो गया। अब आता है पॉइंट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20,000। ये बेटा अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके हेड्स को पुट कर रहे हैं। अभी तक हमने हेड भी पुट नहीं किए पूरे इसके, बस इसमें हेड पुट करने हैं। तो अब हमारे पास लास्ट हेड रह गया कौन सा? ट्रेडिंग कमीशन 70,000 रुपए की। ट्रेडिंग कमीशन 70,000 रुपए की। इसको भी मैं कहाँ पे शो कर देता हूँ? यहाँ पे बाय ट्रेडिंग कमीशन 70,000 रुपए। ठीक है, यस सर। ये हम लोगों ने बेटा पूरे हेड को पुट कर दिया जितने भी थे। अब यहाँ पे पहला काम बेटा मेरा ये है कि मैं आपको ये बात समझा पाऊं कि बेटा पहले इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को पुट करते हैं। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट तो मैंने आपको पहले बताई कि हमारे पास कौन सी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ये है। 1 लाख रुपए का लोन था जो कि आपने 10% के ब्याज पे ले रखा है, और 6 महीने पहले मतलब 6 महीने के लिए आपने लोन लिया था, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017 और आपने लोन लिया था 1 अक्टूबर 2016 में। तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपए, और 6 महीने का होगा बेटा कितना? 5,000 रुपीज। तो 5,000 का टोटल इंटरेस्ट बनता था आपका, लेकिन इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है? सिर्फ और सिर्फ हमने पे किया 4,000 रुपीज। कितना पे किया? 4,000 रुपीज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्ट आपको पे करना चाहिए था कितने रुपए का? सर हमें इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे गलती हो रखी है। तो पहला काम क्या है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड आउटर कॉलम में आएगा 5,000, और इनर कॉलम में आएगा ऐड के नाम से आउटस्टैंडिंग 4,000। यहाँ पे आएगा 1,000, यहाँ पे आएगा, और कुल मिला के आगे बाहर कितना? 5,000। और 5,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या इसके बाद? ये तो बेटा हमने सारी एडजस्टमेंट देख ली यहाँ पे कि कैसी कैसी एडजस्टमेंट हमें पुट करनी है। अब हमारे पास आता है अगला ट्रीटमेंट। अगला क्या ट्रीटमेंट है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले हम जितने भी अभी तक हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं उनको एक एक करके ट्रीट करते हैं। तो पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ध्यान रखना मैं क्लोजिंग स्टॉक के साथ इस वाले पॉइंट को पहले कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को, क्योंकि उसने बताया क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 10,000 शामिल है जो कि सेल के तौर पर आप मान चुके हो। जब सेल के तौर पर मान चुके हैं पर डिलीवर नहीं हुआ, तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होना चाहिए? नहीं सर, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब 60,000 रुपए में से हम 10,000 रुपए को पहले ही माइनस कर देंगे, और अपने पास 50,000 रुपए का स्टॉक लेके चलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही बैलेंस शीट में आएगा और यही आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। ठीक, ठीक है सर, ओके। चलिए, तो पहला काम, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दे रखा है सर? 60,000 रुपीज का है। यहां पे से हम लेस कर देंगे सेल बट नॉट डिलीवर। ठीक है, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और आउटर कॉलम में कितना आएगा? 50,000। और यही 50,000 आप क्लोजिंग स्टॉक के नाम से यहाँ पे शो कर दो, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो आपने माइनस किया, यहाँ 50 दिखाया और यहाँ पे सिर्फ आप 50 दिखा रहे हो। अगर मैं यही चीज यहाँ पे भी पास करूं तो ये डबल एंट्री अपना आप ही रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, ठीक है सर, वेरी गुड बच्चे, मेरी इतनी बात समझ गए आप लोग। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे समझा नहीं था।
कि आपने 10,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट किया सामान एज अ फ्री सैंपल और 5,000 रुपए का ड्राइंग के नाम से, तो हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला परचेज में से माइनस होगा फ्री सैंपल के नाम से, फ्री सैंपल कितने रुपए का सामान है सर 10,000 रुपए। ओके, और इसी में से माइनस होगा किस नाम से सर ड्राइंग के नाम से, ओनर लेके गया 5,000 रुपए का सामान। तो कुल मिला के यहाँ पे जो अमाउंट आपका माइनस हो रहा है वो हो रहा है 15,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 2,85,000। डन है, यस सर। और इन दोनों अमाउंट को आप यहाँ पे भी शो करना साथ ही साथ। तो पहला यहाँ पे ड्राइंग्स के नाम से माइनस हो जाएगा कितने रुपए 5,000 रुपए, और फ्री सैंपलिंग के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए 5,000 रुपीज। क्या हमने दोनों को ट्रीट कर लिया, सॉरी 10,000 रुपीज का अमाउंट आया, कितना आएगा 10,000 रुपए का अमाउंट आएगा, क्योंकि हमने फ्री सैंपल और 10,000 बांटे थे तो 10,000 यहाँ पे शो कर दिया, 5,000 ड्राइंग थी तो 5,000 यहाँ पे शो कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पास थर्ड पॉइंट पे। क्रेडिट सेल 20,000 रुपए की हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है सर। तो पहले तो हम इसको सेल्स में ऐड करेंगे, कितने रुपए 20,000 रुपए, किस नाम से ओमिशन के नाम से इसको ऐड कर सकते हो आप, ठीक ठीक है सर। और साथ ही साथ इसको डेटर के अंदर भी रिकॉर्ड कर देंगे, ऐड सेल्स बट नॉट रिकॉर्ड। कितने रुपए की सेल्स है सर 20,000 रुपए की सेल्स है। ओके, तो सामान कितने रुपए का हो गया 2,20,000 रुपए का। डन है यहाँ तक, यस सर डन है। तो हमारे पास ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो टोटल 4 पॉइंट तो हमने अच्छे से समझ लिए बखूबी की करना क्या था क्वेश्चन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका कौन सा, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 5%। कितना बनाना है 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे चलते हैं, पहला हमें प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स के ऊपर। डेटर हमारे हैं कितने 220 के हैं, उनके ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन करना है सर 5%। तो बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस पे बनाना है कितना परसेंट 5%, 10% 22,000, 5% 11,000, तो कुल मिला के 11,000। तो इसका आउटर कॉलम अमाउंट आएगा 2,09,000 रुपए, और 11,000 रुपए को अब मैं प्रोविजन में शो करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में लिख दूंगा न्यू, अमाउंट कितना आ जाएगा 11,000 रुपए, कितना आ जाएगा 11,000 रुपीज। बस ये ध्यान देना मैंने ओल्ड प्रोविजन को यहाँ पे शो किया, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ओल्ड प्रोविजन है, और न्यू प्रोविजन को मैंने कहाँ पे शो किया डेबिट साइड में, और ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड में शो किया एज अ इनकम के तौर पे, ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद ये वाला पॉइंट में हमारे पास हो गया। टोटल हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए 5। अब हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट पे, 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट हमें क्या कह रहा है, एन एडवांस ऑफ ₹1,000 अगेंस्ट सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल्स। आपने सेल के तौर पे, देखो इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सेल के तौर पे, तो सेल के तौर पे 10,000 लिख लिए, लेकिन आपने एक्चुअल में पे कितना किया था 10,000 पे किया था, एडवांस पे किया था। तो अब आपको क्या करना है कि सेल्स इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, तो 10,000 रुपए आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस कर दोगे, किस नाम से एडवांस फॉर सेल। और जब एडवांस आपने पे कर दिया है बेटा आपको, सॉरी एडवांस पे बोल रहा है, एडवांस आपने रिसीव कर लिया एज अ सेल के तौर पे, तो आपके लिए क्या है सर, हमारे लिए प्योर लायबिलिटी है। उसको आप लायबिलिटी के तौर पे यहाँ पे लिखोगे एडवांस फॉर सेल्स, कितने रुपए सर 10,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है, यस सर, हमें इतना पॉइंट क्लियर हो गया है, वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया है अच्छे से, हमें समझ में आ गया है, ओके सर। अब जब हमारे पास 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट बड़ा इजी पॉइंट है। देखो इस वाले पॉइंट को मैंने दो जगह पे बड़े इजीली पुट किया और आपको समझाते हुए कि एक तो एंट्री यहाँ होगी और दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, क्योंकि जब हमने सेल्स के तो भी पैसे रिसीव कर लिए हैं, बट वो पैसे हमारे इस ईयर के तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक रियल में सेल हुई नहीं है, तो उसे माइनस कर देंगे। एज वेल एज उसको हम लोग अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी के तौर पर शो करेंगे, क्योंकि हमें पैसे एडवांस में रिसीव हो रहे हैं, तो मैंने इसको एडवांस हेड से रिकॉर्ड कर लिया है। सेकंड पॉइंट बेटा, इस पॉइंट को मैंने इतना ज्यादा इसलिए बताया क्योंकि सेकंड पॉइंट इसी से लिंक कर रहा है, ध्यान देना। एडवांस पेड फॉर परचेजेस, एडवांस
5000 गिव अलोंग विद परचेजेस। आपने परचेज के लिए ऑर्डर दे दिया है जो 5000 रुपए का है। क्या आपने अभी उसको परचेज कर लिया उससे? नहीं। यहाँ पे वर्ड लिखा था एडवांस, आपने प्रीपेड किया है परचेज के लिए। तो क्या ये परचेज का पार्ट है? आप कहोगे नहीं सर ये परचेज का पार्ट नहीं है। तो 5000 रुपए क्या होने चाहिए? परचेज में से माइनस होने चाहिए। परचेज में से माइनस होकर के बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो होंगे। ठीक ठीक है सर। सर अभी बताते हैं इसका ही बैलेंस अभी। वेरी गुड। यहाँ पे लिखना चाहिए हमें क्या? तो पहला काम, तो भाई जो जो चीजें यहाँ पे हो गई पहले उनको हटाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे पहला काम हम लिखने वाले हैं क्या? एडवांस कितने रुपए का है? 5000 रुपीज का है। आउटर कॉलम में हम इन सबको माइनस कर देंगे, इन सबको माइनस करेंगे, टोटल हो जाएगा 280। और जो ये एडवांस आपने एक्चुअल में पे किया है इसको आप बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे ट्रीट करोगे, एसेट्स के तौर पे ट्रीट करोगे। तो कितने रुपए यहाँ पे लिखोगे आप? एडवांस फॉर परचेज। अमाउंटिंग कितने रुपए की है सर? 5000 रुपीज की। कितने की है? 5000 रुपए। कितने की है? 5000 रुपए की। क्या यहां तक मेरे पॉइंट आप सबको क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को करते समय, उतना उसको समझाने की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। अब पहले इसका आउटर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। ठीक है सर, आइए बताते हैं। तो बेटा इसका अमाउंट आएगा कितना? 6,74,200। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। इसको भी आउटर कॉलम में शो कर चुके हैं हम लोग। ये भी आउटर कॉलम में सारे बैलेंसेस शो रखे हैं। यहाँ पे भी आउटर कॉलम में सभी शो हैं। इसको तो अभी करेंगे ट्रीट, उधर भी हमने शो कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन काम है बेटा वो है पहले टोटल करना। क्या करना है? टोटल करना। सर टोटल हम बताते हैं, बताओ टोटल कितना कितना आ रहा है। सर अभी बताते हैं टोटल कितना कितना सभी का आता है। ठीक है सर। ओके, चलिए टोटल करते हैं फटाफट से बेटा। चलिए टोटल करते हैं बेटा फटाफट से पहले। 6,74,200 प्लस 50,000, 7,24,200 रुपीज। ठीक है, इधर टोटल कितना आ रहा है सर? हम बताएंगे, बताओ। सर ये आ रहा है 45,000 प्लस 2,80,000 प्लस 46,000। तो ये आ रहा है 3,71,000। और 3,71,000 है तो 7,24,200 इसमें से माइनस हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 3,53,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7,24,200, 7,24,200। ठीक है ठीक है। अब इसी को यहाँ पे लिख देते हैं हम, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे ट्रीट कर देते हैं किस नाम से? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंटिंग कितने की है? 3,53,200 रुपीज। 3,53,200 रुपीज। अब इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है सर, आइए बताते हैं। 3,53,200 रुपीज प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000। ये आपके पास बैलेंस बच रहा है कितना? 7,04,74,200 रुपीज। और यहाँ पे इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का 1,02,230 प्लस 5,000 प्लस 9,000 प्लस 15,200 प्लस 12,000। ठीक है सर, प्लस कर देंगे इसमें 6,000 को। ओके, प्लस कर देंगे इसमें 25,000। वेरी गुड।
प्लस कर देंगे इसमें 75,000, शाबाश। फिर इसके बाद 10,000 रुपये का बैलेंस, देन उसके बाद है 11,000 रुपये का बैलेंस, तो यार है 2,70,000, 2,70,430 रुपीज़। अब यहाँ पे मुझे बताना है डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आप कहोगे सर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो इट मीन्स हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। शाबाश। माइनस कर देंगे 4,7,240 में से इसको, तो आंसर आएगा 2,03,770 रुपये। तो बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, और यही नेट प्रॉफिट बाद में कहाँ शिफ्ट होगा, सर ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट के नाम से। यस सर, ये ऐड हो जाएगा कितना, 2,03,770 रुपये, और टोटल करके बाहर मेंशन कर देंगे। ठीक, ठीक है सर। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका 4,74,200 रुपये, 4,74,200 रुपीज़। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या, जब इसको यहाँ पे हमने ट्रीट कर दिया, अब इसको ट्रीट करने के बाद 5,00,000 माइनस 5,000 प्लस 2,03,770, आंसर आएगा 6,98,770 रुपीज़। और फिर इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो इसका टोटल बन रहा है बेटा कितना हमारे पास, तो इसका टोटल बन रहा है 9,57,770। ओके, और उधर टोटल कितना बन रहा है सर, उधर का टोटल भी हम बताते हैं, 6,37,000, नहीं 63,770 रुपीज़। ओके, 4,00,000 रुपीज़ दे रखा आपको, फिर दे रखा है कितना, 1,20,000, फिर दे रखा 2,09,000, फिर दे रखा 1,00,000 रुपीज़, फिर है 10,000 रुपीज़, फिर है 50,000, एंड देन उसके बाद है 5,000, 9,57,770 रुपीज़, 770 रुपीज़। डन है, यस सर डन है। तो हमारे पास जितना भी क्वेश्चन था बेटा, फुल फ्लेजली हमने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन जो इस क्वेश्चन के अंदर आपने नए पॉइंट्स जो अभी समझे हैं, वो नए पॉइंट आपके लिए, पहला तो देखो जो चीज़ हमने समझाने की कोशिश की, नया पॉइंट आपके पास वो ये है, जो ये वाला पॉइंट अभी आपने समझा है, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट हमने इसमें नया सीखा है। और जो दो नए पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में समझे हैं, एक ये है और दूसरा आपके पास ये है, ये एडवांस अगेंस्ट सेल हो गया, ये एडवांस अगेंस्ट परचेज हो गया। ये दो पॉइंट आपने नए सीखे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी होंगे, उसको हमें इस तरीके से ट्रीट करना है। हमें यहाँ से एक सीख मिली, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले से कंसिडर करके चलनी है कि क्वेश्चन हमारे लिए, और अक्सर क्वेश्चन ऐसे देखे गए, या तो आपके पास बहुत बड़ा लेजर आएगा, एडजस्टमेंट छोटी आएंगी, एडजस्टमेंट बहुत कम आएंगी, एक या दो या तीन हद से ज्यादा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में उल्टा होता है, आपके पास लेजर्स बहुत छोटे होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस आपको बहुत छोटा दे रखा होता है, लेकिन एडजस्टमेंट आपको भर के दे रखी होती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, बट प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन को टफ से टफ करके चलना है, जिससे कि क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट करनी हमें आ जाए, और कोई क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स है वो बाकी ना रहे। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे।